गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन ने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन फिजिक्स में स्टार्ट किया था पेपर। उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना चैप्टर का नाम था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड जो अपने इससे पहले वाली क्लास हुई थी उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में स्टडी की थी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसके लिए जो स्टेट होती है वो कौन सी स्टेट होती है और उस स्टेट के बारे में अपन क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ देख ली थी। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है अपने पास क्या, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज जो भी अपने पास टॉपिक है वो है अपने पास इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास सबसे पहले अपन ने देखा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो ये वाली जो चीज़ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये अपन इससे जस्ट पहले वाली क्लास है उसमें देख चुके थे। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले आप वो देख लेना क्योंकि ये उससे लिंक है। तो ये तो क्या है अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र क्या होता है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, यानी अपने पास है जड़त्वीय और अजड़त्वीय। जड़त्वीय और अजड़त्वीय से क्या क्या मीनिंग होता है तो ये आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं एक एक स्लाइड के बेस पे। ये जो क्लास है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए उपयोगी है और दोनों इसमें इंक्लूड है। तो अपन चलते हैं, फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि अपने पास जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है हिंदी में क्या, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ये जो हिंदी में टॉपिक है वो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब एक सिंपल सा मीनिंग है कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय। आपने जड़त्वीय, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, यदि मैं बात करता हूँ न्यूटन के फर्स्ट नियम की, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु या यदि कोई पार्टिकल यदि वो गतिशील है तो गतिशील बना रहता है, यदि वो स्थिर है तो स्थिर बना रहता है। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यदि मैं कहता हूँ कि कोई वस्तु जा रही है या कोई बॉल ही फेंक दी, अब वो बॉल फेंकी दी, अब मैं कहता हूँ कि यदि मैं उसको बीच में नहीं रोकूँ तो वो बॉल चलती जानी चाहिए। यानी मैं उसमें जब तक कोई बैरियर नहीं लगाऊँ तो वो बॉल क्या होगी, चलती जाएगी। तो वही एक तरीके से कौन सा नियम कहलाता है, जड़त्वीय का नियम कहलाता है, इनर्शियल लॉ कहलाता है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जड़त्वीय और अजड़त्वीय से रिलेटेड। तो अपन को ये देखना है कि जड़त्वीय का मीनिंग क्या होता है और अजड़त्वीय का मीनिंग क्या होता है। तो जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो टू टाइप्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जो निर्देश तंत्र को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें एक एक की स्टडी अपन देखते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। तो पहले अपन जो भी बात करेंगे वो किसकी करेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। अब इसमें अपन कह सकते हैं कि जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बस में बैठा हुआ इंसान है और वो बस एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना आता है, आप सभी को पता है कि यदि v कांस्टेंट है और उसका मैं एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके क्या निकालता हूँ, त्वरण निकालता हूँ, एक्सेलरेशन निकालता हूँ, तो वो कितना आता है, आपका 0 आता है। क्लियर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि देखो यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको सारी बताऊंगा। फर्स्ट इसमें है क्या है कि अपने पास कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, एक वर्ड तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा। इसका मतलब यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कितना, जो एफ एक्सटर्नल होगा वो कितना होगा अपने पास, 0 होगा। कितना होगा, एफ एक्सटर्नल 0 होगा। अब मैं कह सकता हूँ कि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है। त्वरण रहित का मतलब क्या है, उसमें कोई भी त्वरण नहीं होता। एक तो वर्ड आता है त्वरण रहित और एक वर्ड आता है त्वरण सहित। एक तो आता है विदाउट एक्सीलरेशन और एक आता है विथ एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कण की जो गति है वो त्वरण रहित दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, त्वरण रहित। त्वरण रहित का मतलब है मेरे पास ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, त्वरण रहित का मतलब कोई त्वरण नहीं होगा, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, यानी विदाउट एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो वो ए इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे जो भी निर्देश तंत्र में जो भी अपन डिस्कस करेंगे तो उसमें एक कंडीशन बन जाती है कि एक तो कोई एफ एक्सटर्नल ना हो और उसका जो ए हो वो कितना हो, 0 हो। और मुझे पता है कि ए 0 कब मिलेगा, जब आपका वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा
तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति क्या दिखाई देगी, त्वरण रहित दिखाई देगी, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलेंगे। यानी पर्टिकुलर मैं कह सकता हूँ कि ये जो एफ एक्सटर्नल है और ए इज इक्वल टू 0 है, वो इसकी क्या बन गई, दो कंडीशन बन गई। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट तो ये हो जाएगा, ऐसे ही मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो किसी भी पार्टिकल पर, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, देन द रेफरेंस सिस्टम ऑफ रिलेटिव टू विच द मोशन ऑफ द पार्टिकल अपीयर्स टू बी विदाउट एक्सेलरेशन। इसमें भी यही दो वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैंने हिंदी में टिक आउट किए हैं कि एक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, एक इसका जो भी पार्टिकल का मोशन होगा वो क्या होगा, विदाउट एक्सेलरेशन होगा, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ऐसे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। तो एक तरीके से ये डेफिनेशन हो गई कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है और उस कण की गति होती है वो क्या होती है, त्वरण रहित होती है, जहाँ पर ए की वैल्यू 0 होती है, तो वो क्या कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। ठीक, क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि यदि कोई कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो मुझे पता है कि अपन ने यहाँ पे कंडीशन तो देख ही ली थी कि यदि वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में मानते हैं तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए मतलब यहाँ पे भी बाह्य बल नहीं लगेगा, और जब भी बाह्य बल नहीं लगेगा तो मुझे पता है ए इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। कितना होगा, ए इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस निर्देश तंत्र में जो कण की गति है वो क्या होती है, ये भी हो सकती है नियत वेग से गति करेगा। नियत वेग से गति करने का मतलब है कि यहाँ पर v क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, v यहाँ पे क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो जब भी v कांस्टेंट की बात करते हैं तो मुझे पता है कि यदि v कांस्टेंट है तो ऑफिशियली उसका यदि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो उसमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यदि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो a अपन को 0 आता है, और आपके पास a यदि 0 आता है तो मैं कह सकता हूँ कि वो गति कौन सी होगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर होगी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि विदाउट एक्सीलरेशन होगी। फिर अपन ने लिखा है कि इसमें देखो कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है और निर्देश तंत्र में जो कण है वो क्या करेगा, नियत वेग से गति करता है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ऐसे अपन ने लिखा है कि नो एक्सटर्नल फोर्स acting on any particle if this frame of reference the particle will move without a constant velocity। यदि कोई पार्टिकल मूव करता है, किससे करता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास एक तरीके से, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, 0 आएगा, और यदि एक्सेलरेशन 0 है तो वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं कि इसमें न्यूटन्स के नियम वैलिड रहते हैं या नहीं रहते। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि न्यूटन के कौन से नियम की बात हो रही है, न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम की बात हो रही है, फर्स्ट लॉ की बात हो रही है और सेकंड लॉ की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूटन के नियम क्या होते हैं। तो देखो मैं न्यूटन के नियम एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक बार। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यदि कोई पार्टिकल मूव करता है या यदि कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो जब तक मूव करता रहेगा या फिर जब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे। यदि कोई वस्तु चलती है तो मैं जब तक उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको नहीं रोकूंगा तो वो क्या कहलाएगा, एक तरीके से न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाएगा। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, जड़त्वीय का नियम बोलते हैं। जड़त्वीय का मतलब होता है कि जो वस्तु चल रही है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, जो रुकी हुई है वो हमेशा रुकी हुई रहनी चाहिए। तो ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F प्रोपोर्शनल dp अपॉन में dt। क्या होता है, यानी द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई बाह्य बल है या यदि कोई बल है जो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो ये क्या होता है, न्यूटन का सेकंड नियम होता है। अब यहाँ पे अपन ने लिखा है कि सभी में इस ऐसे निर्देश तंत्र या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम क्या रहते हैं, हमेशा वैलिड रहते हैं। क्या रहते हैं, वैलिड रहते हैं। अब ये वैलिड क्यों रहते हैं, तो मुझे पता है कि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्वीय का नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्वीय का नियम कहलाता है। और अपन जो बात कर रहे हैं वो भी किसकी कर रहे हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की कर रहे हैं। इसका मतलब जड़त्वीय का नियम और जड़त्वीय निर्देश तंत्र एक दोनों से इंटरलिंक है। इसका मतलब न्यूटन का प्रथम नियम भी उसमें क्या रहना चाहिए, वैलिड रहना चाहिए। और सेकंड बताता है अपने पास कि द्वितीय नियम भी वैलिड रहना चाहिए। द्वितीय नियम क्यों वैलिड रहना चाहिए, तो मुझे पता है कि F, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू
डी अपॉन में डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। यदि मैं यहाँ से एम बार लिख सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा डी वी अपॉन में डी टी। और यदि कोई पार्टिकल डी वी अपॉन में डी टी का मतलब है कि वो नियत वेग से गति करता है, यदि कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अपने पास, जीरो बन जाएगी। तो मुझे पता है कि ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, जीरो। और यदि ये जीरो हो गई इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वी की कांस्टेंट था तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और यदि ये जीरो मिल गया तो एफ कितना हो जाएगा, जीरो। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्या डिफाइन करेगा, एक तरीके से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करेगा। या फिर मुझे पता है कि डी वी बाई डी टी क्या मिलता है, मुझे ए मिलता है, और डी वी बाई डी टी ए होता है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। क्लियर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि न्यूटन्स के जो सभी नियम होते हैं, प्रथम और द्वितीय नियम एक दूसरे से क्या लेते हैं, वैलिड रहते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम दोनों क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। फिर अपन ने लिखा है कि ऐसे निर्देश तंत्र या तो बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो या फिर नियत वेग से गतिशील हो। क्या हो अपने पास, ऐसे कोई निर्देश तंत्र जो या तो स्थिर अवस्था में हो या फिर वो नियत वेग से गतिशील हो। यदि मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ और वही ऑब्जेक्ट यदि एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करे या फिर वो क्या हो जाए, रेस्ट में हो जाए, दोनों एक ही चीज़ है। क्यों यदि मैंने कह दिया कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई गाड़ी थी वो ए पॉइंट पर थी और वो ही गाड़ी बी पॉइंट से जा रही है, ठीक है। जब भी वो ए पर आई, जब उसका टाइम क्या था, t1 था, और जब वो बी पर आई तो टाइम चेंज होकर क्या हो गया, t2 हो गया। यदि मैं कहता हूँ इसका टाइम t1 था, इसका टाइम क्या था, t2 था, यदि t1 और t2 एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि t1 टाइम और t2 टाइम है तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी मैंने लिख ली कि 20 मीटर पर सेकेंड थी, और यहाँ भी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। क्या इसमें वेलोसिटी में कुछ चेंज आया, क्या नहीं आया। इसका मतलब पॉइंट ए पर भी उस गाड़ी की स्पीड इतनी ही थी या उसकी वेलोसिटी इतनी ही थी, बी पॉइंट पर भी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये वेलोसिटी इन दोनों पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट है। क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो वेलोसिटी आई है वो क्या आई है अपने पास, कांस्टेंट आई है। और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मुझे पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका ए क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट आई है, यानी उसका ए भी कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि डी वी बाई डी टी क्या होता है, डी कांस्टेंट बाई डी टी, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, जीरो। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पार्टिकल की बात हो रही है तो इसमें ये क्या होगा, स्थिर होगा या फिर वो क्या करेगा, नियत वेग से गति करेगा। क्लियर। तो ये चीज़ अपन को इसमें ध्यान देनी है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने सारी आपके सामने लिख दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगा कि अपने पास कोई भी ऐसा कोई पार्टिकल जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उसमें पार्टिकल की गति, कण की गति या ऑब्जेक्ट की गति विदाउट एक्सीलरेशन होती है या उसमें ए की वैल्यू जीरो होती है, तो वो क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। सेकंड अपन ने लिखा है कि यदि कोई भी बाह्य बल नहीं लगता है और कण होता है वो कहाँ से गति करता है, नियत वेग से गति करता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी वही लैंग्वेज लिखी हुई है। थर्ड अपन ने लिखा है कि न्यूटन्स का फर्स्ट और सेकंड नियम दोनों ही क्या रहते हैं, वैलिड रहते हैं, दोनों ही वैलिड रहते हैं। यानी फर्स्ट नियम तो क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है, और सेकंड कहलाता है संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है, और वो दोनों इसमें क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि या तो वो निर्देश तंत्र की, यहाँ पे अपन ने लिखा है ऐसे निर्देश तंत्र, क्या लिखा है अपन ने, ऐसे निर्देश तंत्र। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र या तो स्थिर हो या नियत वेग से क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो जब भी कोई निर्देश तंत्र या तो स्थिर होते हैं या फिर क्या होते हैं, नियत वेग से गतिशील होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि वो नियत वेग से गतिशील भी है और स्थिर भी है तो वो किस में आएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। किस में आएगा अपने पास, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक कंसेप्ट है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने अंडरलाइन या वाइट बॉक्स से बंद किया है, और यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के लिए भी और जब भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें भी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या करती है, डिफाइन करती है। क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं आगे अपन ने लिख रखा है कि यदि कोई एफ एक्सटर्नल जीरो होता है तो मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे आती है, और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट है। तो सिंपल सी चीज़ है, मुझे पता है कि जो एफ होता है, क्या होता है अपने पास, एफ होता है, वो क्या होगा अपने पास, जो एफ होगा वो क्या होगा अपने पास। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या एफ, तो एफ की यदि मैं बात करता हूँ तो मुझे पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल होता है डी पी अपॉन में क्या होता है, डी टी होता है। और मुझे पता है कि मोमेंटम संवेग इज इक्वल टू क्या होता है,
एम वी होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा d अपॉन में dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू एम वी हो जाएगा। यदि मैं m को बाहर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू 0। अब ये f कौन सा है, एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स है। f क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स है। और यदि f एक्सटर्नल, मुझे पता है कि यदि वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करता है, यानी किसकी बात करता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की, किसकी बात करेगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। और जब भी वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करता है तो मुझे पता है कि उसका जो F एक्सटर्नल होगा, यानी बाह्य बल क्या होता है, अनुपस्थित होता है, तो F एक्सटर्नल क्या बताएगा, यहाँ पे 0 बताएगा। और जब भी F एक्सटर्नल 0 बताएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये जो मास है, क्या मास 0 के इक्वल हो सकता है कि यहाँ से दो टर्म है, या तो m 0 के इक्वल होगा या dv बाई dt 0 के इक्वल होगा। तो मुझे पता है कि कोई भी पार्टिकल में, या अपने पास फिजिक्स में कंसेप्ट की बात करें तो किसी भी पार्टिकल का मास 0 पॉसिबल नहीं है। यदि मास 0 पॉसिबल नहीं है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि m तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, m क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यदि m नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी, dv अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा dv अपॉन में dt क्या हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे m नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ पे dv बाई dt क्या हो जाएगा 0। यदि dv बाई dt 0 है तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करके जब भी v की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो वो v क्या आ जाएगा अपने पास, कांस्टेंट आ जाएगा। तो अपन ने जो भी इससे पहले वाली स्लाइड में जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में लाइन लिखी थी उसी को मैंने मैथमेटिकली प्रूव करके बताया कि यदि कोई f एक्सटर्नल क्या होता है 0 होता है, यानी कोई भी कण पर लगने वाला जो बाह्य बल है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है या एब्सेंस होता है, तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर v अपन को क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। अब मुझे पता ये भी है कि v जब कांस्टेंट है, क्या है अपने पास, v क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कितना मान लिया मैंने, जैसे a मान लिया, a मीटर पर सेकंड है। और यदि मैं इसका a निकालूं तो a इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, dv अपॉन में dt होता है। और a इज इक्वल टू, यदि मैं इसका कांस्टेंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव करता हूँ, किसका, a का, तो मुझे पता है कि ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि कांस्टेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आता है, 0 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्लियर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ये देखते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की गति यदि कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो वो क्या कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। यदि मैं इसका एक सिंपल से एग्जांपल की बात करूं, आप कोई बस में बैठे हो और वो बस एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, मतलब वो कैसे पता लगेगा कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। आप जिस पोजीशन में आराम से, मान लो कि बस में सो रहे हो, तो वो बस में सो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बस में सो रहे हो या स्लीपर हो चाहे सिटिंग हो, बस में आप सो रहे हो और बस एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। और जब भी कोई बस कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, मतलब आपको उसमें बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ से कहाँ चल रहे हो, आप जैसे जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में बने रहोगे। आप यदि सो रहे हो तो सोते हुए कंडीशन में बने रहोगे। और यदि मैं कहता हूँ बस वाले ने ब्रेकर आ गया आगे और बस वाले ने अचानक क्या लगा दिए, ब्रेक लगा दिए, और ब्रेक लगा दिए तो आप क्या करते हो, आगे की ओर झुक जाते हो। क्या करते हो, यदि बस स्पीड से चल रही थी, कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इसका मतलब वो क्या था, जड़त्वीय निर्देश तंत्र था। और यदि बस वाले ने क्या किया, अचानक से क्या लगाए, ब्रेक लगाए, बस ने क्या किया, ब्रेक लगाए, और जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगाए आपका आगे की ओर झुकना हुआ, यानी आप में क्या हुआ, चेंजेज हुआ, यानी आपके जो रेस्ट वाली कंडीशन थी वो आपने क्या बता दी, आगे झुकने वाली बता दी। इसका मतलब वहाँ पे क्या बनेगा, कुछ न कुछ त्वरित गति हुई। क्या हुई, त्वरित गति हुई। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि त्वरण रहित और त्वरण सहित, ये यदि दो वर्ड अच्छे से समझ में आ गए तो आपको निर्देश तंत्र क्लियर ही आ जाएगा। तो एक तो वर्ड है अपने पास त्वरण रहित और एक होता है अपने पास त्वरण सहित। एक क्या होता है अपने पास, त्वरण सहित। तो यही मीनिंग होता है कि यदि ये दो वर्ड अपन को अच्छे से दिमाग में बैठ जाते हैं तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों ही क्लियर हो जाते हैं। क्लियर, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ क्या कहती है। तो यहाँ पे एक तो त्वरण सहित है और एक क्या मेरे पास त्वरण रहित है। अब अपन बात करते हैं किसकी, नॉन इनर्शियल फ्रेम की, जो नेक्स्ट स्लाइड में है। नेक्स्ट स्लाइड में है अपने पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या बोला जाता है,
अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। हिंदी में इसे बोला जाता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या बोला जाता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि चीज़ वही है, बट वहाँ पे एक वर्ड आ रहा था, ए की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यदि मैं कोई भी पार्टिकल पर बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो कण की जो गति होती है वो त्वरण रहित होती है। जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति, यहाँ भी वही वर्ड है जो वहाँ पर था। क्या वर्ड है? बाह्य बल की अनुपस्थिति। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति यहाँ भी है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में वहाँ पे लिखा था कि कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, बट यहाँ पे लिखा है कि त्वरित दिखाई देती है। त्वरित का मतलब होता है त्वरण सहित। क्या होता है? त्वरण सहित। तो यहाँ पे जो भी कण की गति होगी वो क्या होगी? त्वरण सहित होगी। और त्वरण सहित होने का मतलब क्या है कि अपने पास जो ए की वैल्यू थी वो क्या आएगी? यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आएगी, यानी पर्टिकुलर ए की वैल्यू क्या मिलेगी? कुछ ना कुछ मिलेगी। और ए की वैल्यू जब मिलेगी जब वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेगी? डिपेंड करेगी। और वेलोसिटी का यदि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है वो त्वरण कहलाता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल ए पॉइंट पर था, कहाँ था? ए पॉइंट पर था, और वो कहाँ आ गया? बी पॉइंट पर आ गया। यहाँ पे उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ पे क्या थी? 30 मीटर पर सेकंड थी। तो दोनों के बीच में स्पीड में क्या हुआ? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ। हो सकता है यहाँ पर रोड खराब हो, यहाँ पे रोड अच्छा हो, तो इसने स्पीड बढ़ा दी। तो अपन कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में ये क्या आया? कुछ डिफरेंस आया। किसका? वेलोसिटी का। यदि वेलोसिटी चेंज होती है ए और बी में, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये गति भी कैसी होगी? त्वरण सहित होगी, क्योंकि इसका त्वरण अब ए इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। अब टाइम के साथ यदि वेलोसिटी में चेंज आया है तो अपन को ए का भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी इस पॉइंट पर कुछ ए अलग है, उस पॉइंट पर ए कुछ अलग है। क्लियर? तो यहाँ पे अपन को यही ध्यान रखना है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस relative to which the motion of particle appears accelerated even in the absence of external force, कि जब भी मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहता है, क्या रहता है? एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहता है, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल की गति होती है वो कैसी होती है? एक्सेलरेटेड होती है। कैसी होती है? एक्सेलरेटेड, यानी त्वरण सहित गति होगी, यानी ए की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो एक पॉइंट ये सभी को क्लियर होगा। बात सेकंड पॉइंट की करते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपन ने लिखा है when the frame of reference of the observer move with accelerated velocity or rotates relative to its own axis। ये rotate relative to own axis, own axis का मतलब क्या है? मान लो आपकी अर्थ है। क्या है? आपकी अर्थ है। अर्थ कैसी होती है? सबको पता है कि अर्थ होती है वो इस तरीके से क्या करती है? रोटेट करती है, यानी उसका बीच वाला जो एक्सिस होगा वो तो क्या होगा? फिक्स होगा। आप यदि कभी भी कॉलेज के ऑफिस में, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, डायरेक्टर सर के ऑफिस में गए हो तो वहाँ आपने ग्लोब देखा होगा, अर्थ देखी होगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें बीच वाला जो एक्सिस है, बीच वाला एक्सिस फिक्स रहता है, और जो अर्थ है वो उस एक्सिस के चारों ओर क्या करती है? इस टाइप से रोटेट करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि उसी से मीनिंग है यहाँ पे कि वह निर्देश तंत्र या प्रेक्षक त्वरित वेग से गति करती है। त्वरित वेग से गति करने का मतलब क्या होता है कि त्वरण क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी त्वरण वहाँ पे 0 नहीं है, त्वरण की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। और त्वरण की वैल्यू जब मिलेगी जब वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज आएगा, v कांस्टेंट नहीं होगा। और जब v कांस्टेंट नहीं होगा तो त्वरण की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो अपन ने लिखा है कि वह निर्देश तंत्र या प्रेक्षक जो त्वरित वेग से गति करते हैं या स्वयं के अक्ष के सापेक्ष, क्या है? स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं। घूर्णन गति का मतलब यही मीनिंग है कि अपने पास घूर्णन गति वही गति होती है जो एक एक्सिस के चारों ओर घूमती है। क्या होती है? एक एक्सिस के चारों ओर घूमती है। वही गति जो होती है वो कौन सी होती है? रोटेशनल मोशन होता है, घूर्णन गति होती है। तो अपन ने लिखा है कि स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं। इनके सापेक्ष कण की जो गति होती है वो भी कैसी होती है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में ही होती है, और वो भी क्या दिखाई देती है? त्वरित दिखाई देती है। तो मैं कोई सा भी केस ले लूँ, यदि मैं घूर्णन की बात करता हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर रोटेट करती है, तो क्या पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्र सारे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे क्या? बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जब भी कोई अर्थ रोटेट करती है और रोटेशनल वाला केस आता है, यानी वो गति कैसी मिलेगी अपन को? त्वरण सहित मिलेगी, त्वरित गति मिलेगी, एक्सेलरेटेड मोशन मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे अपने पास जो भी गति होगी वो क्या होगी? त्वरित दिखाई देगी। और त्वरित दिखाई देने का मतलब है वो कौन सा होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा।
यानी मैं कह सकता हूँ कि पृथ्वी जो भी घूमती है उस पर जितने भी निर्देश तंत्र उपस्थित है सारे के सारे कैसे होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। फिर अपन बात करते हैं द मोशन ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू देम अपीयर्स एक्सेलरेटेड इवन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी इनके सापेक्ष जो कण की गति होती है, किसके सापेक्ष, जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में, कि जब भी कोई कण की गति होती है इनके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल अनुपस्थित है तो भी वो कैसी दिखाई देनी चाहिए, त्वरित दिखाई देती है। तो एक तरीके से ये कि ये लाइन वापस यहाँ पर रिपीट हो रही है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, कि यदि कोई पार्टिकल पर बाह्य बल नहीं लग रहा तो वो गति कैसी दिखाई देगी, मुझे त्वरित दिखाई देगी। क्लियर। फिर अपन ने लिखा है कि इसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड नियम आर नॉट वैलिड। नॉट वैलिड का मतलब क्या, इसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम वैध नहीं रहते। वैध नहीं रहते तो क्यों नहीं रहते, ये इसलिए नहीं रहते कि अपन देखते हैं कि जब भी न्यूटन के नियम वैलिड नहीं रहते, नहीं रहने का मतलब है कि जो न्यूटन का फर्स्ट नियम था वो जड़त्व का नियम कहलाता है, और वो क्या कहलाता है कि यदि कोई पार्टिकल चल रहा था तो वो चलता रहना चाहिए, इस रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहिए जब तक मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊं। अब ये वैध इसीलिए नहीं रहते क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिलती है अपन को, नॉट इक्वल टू क्या मिलती है, 0 मिलती है। क्या मिलती है, या फिर मैं कह सकता हूँ वी नॉट इक्वल टू क्या होता है अपने पास, कांस्टेंट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब v की वैल्यू क्या है अपने पास, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, a की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब a नॉट इक्वल टू 0 है और v नॉट इक्वल टू क्या है अपने पास, कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली जो न्यूटन के नियम होते हैं वो क्या रहते हैं, वैलिड नहीं रहते। क्यों, यदि मैं कहता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, उसका यदि मैं a निकालता हूँ तो वो तो क्या आता है, 0 आता है। बट यहाँ पे अपन को क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, यानी पार्टिकल में v कांस्टेंट नहीं हो सकता, और जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो वहाँ पर v कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, और v कांस्टेंट नहीं होगा तो वो किस में आएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में आएगा। क्लियर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। तो अपने पास ये दो डेफिनेशन क्लियर हो गई, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र का सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्कआउट नहीं करता, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो वहाँ पर a की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी एक गति होती है वो त्वरण रहित होती है, वो तो कहलाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जो त्वरण सहित होता है वो कहलाता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास देखते हैं कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र से अपना ये कंसेप्ट था। अब एग्जाम में कई बार आपको इसका डिफरेंस पूछा जाता है या एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो अपन इसके कुछ डिफरेंस और एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ 5 पॉइंट है जो मैंने बना के लिखे हैं, और एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक तरीके से आप इस पर लगा लेना वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लगाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और होता रहता है, इस बार भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जो भी अपन ने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंस देखा है, तो वो डिफरेंस क्या क्या है वो अपन को यहाँ पे देखना है। तो वही चीज़ है जो अपन ने पहले पढ़ी है, उसी को मैंने एक डिफरेंस बना के लिखा है। डिफरेंस क्या कहता है कि यदि कोई भी कण की गति होती है, तो देखो द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज एक्सीलरेशन फ्री इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि यदि किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति होने पर त्वरण रहित दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था, और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था। ठीक है। तो बाह्य बल अनुपस्थित है तो भी वो पार्टिकल की गति क्या होगी, त्वरण रहित होगी। त्वरण रहित का मतलब है कि a की वैल्यू कितनी होगी, 0 होनी चाहिए। ऐसे अपने पास इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा है कि बाह्य बल अनुपस्थित है, इसमें भी क्या है, बाह्य बल तो अनुपस्थित है, बट जो कण की गति है वो क्या है, त्वरण रहित न होकर वो क्या होगी, त्वरण सहित होगी। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना आप, ये क्या होगी, त्वरण सहित होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये तो त्वरण रहित होती है और ये त्वरण क्या होती है, सहित होती है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो इसको लिख देना कि ये क्या होगी, त्वरण सहित होगी। क्या होगी, त्वरण सहित। तो फर्स्ट अपना डिफरेंस क्या हो गया कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस है तो एक विदाउट एक्सेलरेशन होगा और एक विथ एक्सेलरेशन होगा, यानी एक त्वरण रहित होगा तो दूसरा त्वरण सहित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। सेकंड अपन ने लिखा है कि न्यूटन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम वैध होते हैं, और इसमें लिखा है कि न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम वैध होते हैं। अब ये दोनों तो एक जैसे नहीं हो सकते, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रथम और द्वितीय नियम वैध होते हैं, और इसमें अपन को लिखना क्या है यहाँ पे कि वैध नहीं होते हैं। क्या लिखना है अपन को, वैध
नहीं होते हैं, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आर नॉट वैलिड। क्या लिखना अपन को? नॉट वैलिड। और इसमें भी अपन को लिखना है कि इसमें जो लिखा हुआ है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सलेरेशन फ्री इन द एब्सेंस ऑफ द एक्स, ठीक है, ये तो सही है। इसमें आप लिख सकते हो विथ एक्सलेरेशन, ठीक है। क्या लिख सकते हो? विथ एक्सलेरेशन। तो मैं कह सकता हूँ कि न्यूटन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम वैध होते हैं, और यहाँ पे अपन को लिखना है कि क्या लिखना है? वैध नहीं होते। क्या लिखना है? वैध नहीं होते। थर्ड अपन ने लिखा है कि दिस रेफरेंस सिस्टम मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड आर स्टेबल, यानी वह कोई निर्देश तंत्र ले लो, वो क्या करेगा? नियत वेग से गतिमान और स्थिर होता है। या तो वो क्या होगा? v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, या फिर v इज इक्वल टू कितना होगा? 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि या तो v क्या हो जाए? कॉन्स्टेंट हो जाए, या तो v क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, या फिर v कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि वह निर्देश तंत्र जो नियत वेग से गतिमान हो या फिर क्या हो? रेस्ट में हो, तो वो किस में आएगा? अपने पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। यदि मैं कहता हूँ कि वह निर्देश तंत्र जो नियत वेग से गतिमान और स्थिर होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अपन ने लिखा है कि यह निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिमान और स्थिर होते हैं। यह निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिमान और स्थिर नहीं होते हैं, बीच में एक वर्ड लगाना है, नहीं होते। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे यह निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिमान नहीं होते। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैं लिख सकता हूँ दिस रेफरेंस सिस्टम मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड आर नॉट स्टेबल। क्या होगा? नॉट स्टेबल। तो इसमें डिफरेंस है, तो देखो डिफरेंस में यही है, ये जो नई वाले वर्ड है वो इसमें टाइप नहीं हुए शायद। तो यहाँ पे आप इसको जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो इसको डिफरेंस इस तरीके से आपको एग्जाम में भी बनाकर लिखना है और आपके नोट्स में भी लिखना है। फिर अपन ने लिखा है जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पर a 0 होता है और v कांस्टेंट होता है। तो सभी को पता है कि यदि यहाँ पर v कांस्टेंट है और v कांस्टेंट है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव a करूँगा एक बार, तो क्या मिलेगा मुझे? a मिलेगा, और वो a कितना मिलेगा? यहाँ पे 0 मिलेगा। और यहाँ पे रहेगा v नॉट इक्वल टू 0 और v नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर v की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती और यहाँ पर a की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती। यदि ये त्वरण सहित है, मतलब a 0 पॉसिबल ही नहीं है। अपन को भी पता है कि यदि त्वरण सहित की बात कर रहा है तो त्वरण सहित में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फिर अपन ने लिखा है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में बल अनुभव नहीं करता है। बल अनुभव नहीं करता है, और उसमें लिखना है कि बल अनुभव करता है। तो इसमें ये जो नहीं वर्ड है वो क्या करना? हटा देना। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे बाह्य बल की अनुपस्थिति में बल अनुभव नहीं होता है, और जब भी कोई त्वरित गति होती है तो अपने पास बाह्य बल अनुभव होता है। तो इसका जो मैंने एग्जांपल बताया जो गाड़ी में बैठने वाला, वो बिल्कुल क्लियर है इस पॉइंट से, 5 नंबर पॉइंट से। 5 नंबर पॉइंट देखो, इसमें एक तो ये हेयर नहीं है, फोर्स इज नॉट फेल्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है अपने पास? एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स कोई भी फील नहीं होता, और यहाँ पे ये नॉट नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ हटा देना यहाँ से। तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स इज फेल्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बताया कि कोई बाह्य बल, जैसे मैं कहता हूँ कि यदि मैं गाड़ी वाला कोई अचानक ब्रेक लगाता है और मैं गाड़ी से आगे की ओर झुकता हूँ, मैं गाड़ी में खड़ा था, जैसे ही गाड़ी वाले ने अचानक ब्रेक लगाया, आगे कोई आ गया, उसने अचानक ब्रेक लगाया, तो मुझे क्या हुआ? बाह्य बल फील हुआ। यदि मैं आगे की ओर गिरा, आगे की ओर गिरा मतलब क्या होगा? मुझे झटका सा लगेगा। और जब भी मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स फील होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी फोर्स फील होगा तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बाह्य बल अनुभव होगा या नहीं होगा। तो जब भी फोर्स फील होगा मतलब वहाँ पे क्या होगा? अपने पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ऐसे यदि अपन बात करते हैं कि वो यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यदि कोई भी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, मतलब वहाँ पे तो क्या आएगा अपने पास? v की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और v की वैल्यू कांस्टेंट है मतलब कोई भी फोर्स फील नहीं हुआ, जैसे अपन खड़े थे वैसे ही खड़े हैं। अपन को लगता है कि बिल्कुल स्थिर अवस्था में खड़े थे, गाड़ी एक कांस्टेंट वेग से चल रही, तो अपन स्थिर अवस्था में ही खड़े हैं। और यदि बस वाला अचानक रोकता है या अचानक चलने लगता है, बस वाला क्या था? रेस्ट में था, और वो जैसे ही चलना स्टार्ट करता है तो अपन क्या होते हैं? पीछे की ओर रुक जाते हैं। पीछे की ओर झुकने का मतलब है मुझे कोई फोर्स फील हुआ है। तो ये वाले जो सारे कंसेप्ट है वो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हैं। क्लियर? तो ये इसके जो 5 डिफरेंस थे ये आपको याद भी करने हैं और आपको नोट्स में ऐसे कैसे लिखने भी है। तो आपको यदि ये नोट्स की PDF चाहिए तो अपने कॉलेज की जो वेबसाइट है या जो अपने पास जो टेलीग्राम ग्रुप है या कॉलेज की साइट है या जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये वाली क्या हो गया? इसका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। तो देखो आपके सामने 2 फोटो दिख रहे होंगे, क्लियर है कि 2 फोटो दिख रहे होंगे। इसमें एक तो एक नॉर्मल गाड़ी है और एक तो क्या अपने पास नॉर्मल गाड़ी है और एक अपने पास कोई बस है, ठीक है। अब इसमें ये लिख रखा है कि इफ़ द बस ट्रेवल एट ए कांस्टेंट स्पीड डाउन एट स्ट्रेट पाथ, यदि कोई बस चल रही है किस स्पीड से?
कांस्टेंट स्पीड से डाउन ए स्ट्रेट पाथ देन इट्स एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आई होगा। क्या होगा अपने पास? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला किसका एग्जांपल है अपने पास? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर v क्या है? कांस्टेंट है। क्या है अपने पास? v कांस्टेंट है, और v कांस्टेंट होने पर a क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और ये वाली कंडीशन कब आती है? जब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। तो ये जो एग्जांपल है वो इसी का दे रखा है कि जब भी कोई व्यक्ति कार में बैठा है, बस में बैठा है, और वो कार एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो वो किसका होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल होगा। सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम। सेकंड क्या है अपने पास? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है यहाँ पे? कि यदि कोई बस चल रही है, क्या है अपने पास? यदि कोई बस चल रही है, देखो यहाँ पे लग रहा है एक सिग्नल। क्या लग रहा है? सिग्नल लग रहा है। बस जैसे ही स्पीड से आई, उसने सिग्नल देख के क्या कर दी? बस को स्टॉप कर दिया। यदि वो रेड सिग्नल है तो उसने क्या कर दिया? बस वाले ने, ड्राइवर ने क्या कर लिया? बस को अचानक से रोक लिया। और जैसे ही बस को रोका तो ये जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आगे की तरफ हो जाएगी। जैसे ही बस कांस्टेंट स्पीड से चलकर आई, अचानक उसने सिग्नल देखा। सिग्नल देखते ही बस वाले ने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने का मतलब है ये जो पैसेंजर अंदर बैठे हैं उन पर क्या होगा? कोई फोर्स फील होगा। क्या होगा? फोर्स फील होगा। जब ये इस पर कोई फोर्स अनुभव होगा तो ये क्या हुआ? आगे की ओर झुकेंगे। क्या झुकते हैं? आगे की ओर झुकते हैं। अब आगे की ओर झुकने का मतलब है उनको किसी ने धक्का थोड़ी ना दे दिया, पीछे से धक्का तो नहीं दिया। ये क्या हुआ? किसी ने पुश भी नहीं किया, धक्का भी नहीं दिया, तो भी ये आगे की ओर आ गए। तो इनको एक बाह्य बल की अनुभव हुआ, जो किसकी वजह से हुआ? बस वाले के ब्रेक लगाने की वजह से हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कांस्टेंट स्पीड से था, जो क्या था अपने पास? कांस्टेंट स्पीड से बस चल रही थी, वो कांस्टेंट स्पीड से बस क्या हो गई? रेस्ट में आ गई। कहाँ आ गई? रेस्ट में आ गई, क्योंकि बस की स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई, यानी वेलोसिटी 0 हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि उसने सिग्नल को देख के स्टॉप किया, तो v क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। और जब भी v 0 हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई ना कोई फोर्स फील हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या रहती है? नॉट इक्वल टू 0 रहती है, और v भी क्या रहता है? नॉट क्या रहता है अपने पास? कांस्टेंट रहता है। तो ये वाली चीज़ें अपने पास है। तो एक तरीके से जस्ट एक एग्जांपल है। यदि मैं कहता हूँ कि बस वाला वापस रुका था, ठीक है, v क्या था अपने पास? 0 था। अब v इज इक्वल टू 0 था इनिशियल केस में, और फाइनल केस में v इज इक्वल टू कुछ वेलोसिटी आई। वो वेलोसिटी मान ली मैंने 20 मीटर पर सेकेंड मान ली। कितनी मान ली? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर सेकेंड, कोई सा भी मान सकते हो। अब मैंने कह दिया कि ये वेलोसिटी कितनी मान ली? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या हुआ? बस जब रेड सिग्नल पे थी, वो जब आके रुकी, उस हमको क्या हुआ? फोर्स आगे की तरफ फील हुआ, बस रुक गई, ठीक है। वापस ग्रीन सिग्नल हुआ। ग्रीन सिग्नल हुआ तो बस वापस क्या करती है? मूव करती है, यानी 0 से कुछ वेलोसिटी लेके आती है। बस की क्या होती है? 0 से कुछ ना कुछ वेलोसिटी आती है। और जैसे ही बस में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी तो इनको फोर्स लगेगा किसकी तरफ? पीछे की तरफ। यानी बस जब रेस्ट में थी, रेस्ट से अचानक वो चलना स्टार्ट करती है तो अपन पीछे की ओर रुक चुकते हैं। सभी ने ये फील किया हुआ है। बस में आप कभी भीड़ वाली बस में खड़े हैं, बस में चढ़े हैं, तो आप सबको पता है बस अचानक रुकती है तो अपन आगे की ओर झुकते हैं, और बस वापस चलने लगती है तो अपन कहाँ झुकते हैं? पीछे की ओर झुकते हैं। तो वो क्या होता है? एक तरीके से इसी का एग्जांपल है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें क्या होता है? त्वरण। यदि मैं आगे की ओर झुका, मैं पीछे की ओर झुका, मुझे क्या हुआ? त्वरण फील हुआ, एक्सीलरेशन फील हुआ, बाह्य बल अनुभव हुआ। तो जब भी कोई बल अनुभव की बात आती है तो वो हमेशा क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यदि कोई भी बल नहीं अनुभव होता तो वो क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि जो अर्थ होती है, अर्थ ऐसे रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है? ऐसे रोटेट करती है। यानी मैं अर्थ को क्या मानता हूँ यहाँ पे? अर्थ को मैं क्या मानता हूँ यहाँ पे? ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है या एंगुलर होता है वेलोसिटी का ओमेगा, वो इस टाइप से ये क्या करती है? रोटेट करती है। यानी अपने पास ये वाला कोई एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, तो अर्थ ऐसे रोटेट करेगी। कैसे रोटेट करेगी? अर्थ ऐसे रोटेट करेगी। और अर्थ ऐसे रोटेट करेगी यानी इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अर्थ पर एक्सीलरेटेड गति होती है। यानी ए क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका कुछ ना कुछ ए होता है। तो मैं कह सकता हूँ तो ये वाली गति क्या होगी? त्वरण सहित होगी। क्या होगी? त्वरण सहित होगी। और जब भी कोई गति त्वरण सहित होती है तो मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल यदि त्वरण सहित है, मतलब पृथ्वी पर स्थित जितने भी निर्देश तंत्र हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। क्लियर? तो ये वाला कुछ एग्जाम्पल थे। इसके बाद बात करते हैं निर्देश तंत्र के कुछ और टाइप्स के। तो मेन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो तो यही होता है कि एक तो होता है अपने पास क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट की यदि बात करते हैं तो वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ 2 टाइप्स।
एक तो होता है लेफ्ट हैंड, एक होता है राइट हैंड। तो एक तो इसका टाइप्स है राइट हैंड वाला और एक है लेफ्ट हैंड वाला। अब इसमें चेंजेस क्या है, इसमें ये चेंज है कि देखो इसमें भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी, तो एक तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जो आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट है। एक यदि इसके मैं टाइप्स की बात करूँ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे लेफ्ट हैंड भी होता है, राइट हैंड भी होता है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मतलब क्या है, यदि मैं राइट हैंड की बात करता हूँ तो मेरे पास राइट हैंड कौन सा है, ये वाला है। देखो मेरे पास राइट हैंड कौन सा है, ये वाला है। यदि मैं राइट हैंड की बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो भी फिंगर है इसमें तीनों डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनानी। क्यों, मुझे पता है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसके तीनों एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेगा, किस टाइप से ड्रॉ करेगा, इस टाइप से ड्रॉ करेगा। यानी एक एक्सिस ये हो जाएगा, एक एक्सिस ये हो जाएगा और एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर या तो बाहर की ओर या फिर मैं कह सकता हूँ अंदर की ओर। ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो डायग्राम है वो कुछ इसी टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया कि यदि मैं राइट हैंड की बात करता हूँ तो ये तो मैंने बना दिया क्या, देखो ये वाला एक्सिस हो गया, एक ये एक्सिस हो गया और एक ये एक्सिस। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये क्या मान सकते हो आप, जेड हो गया। या एक्स वाई जेड को आप किधर भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला तो क्या कहलाएगा, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा, जो राइट की तरफ होता है। और ये वाला जो कहलाएगा लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग क्या है, ये मेरा लेफ्ट हैंड, इसमें भी वही डायरेक्शन, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। तो इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा वो ये बनेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। यानी ये एक्स, ये वाई और ये जेड। यानी चेंजेस किसका आया, इस वाई का आया। चेंजेस किसका आया, इस वाई का। इसमें वाई की डायरेक्शन इधर हो गई, इसमें वाई की डायरेक्शन क्या हो गई, इधर हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड होगा, दूसरा क्या होगा, राइट हैंड होगा। तो इस तरीके से मैं इन दोनों रेफरेंस ऑफ फ्रेम को डिफाइन कर सकता हूँ। इसके बाद आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक और नाम सुने हुए हैं जिसको मैं कहता हूँ कि कोऑर्डिनेट, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम या निर्देशांक, आपने नाम सुना होगा कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड, आर थीटा फाई, रो फाई जेड, वो सारी चीज़ें होती है। तो उसके बेस पे यदि मैं देखता हूँ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कार्टेशियन निर्देश तंत्र, यानी कार्टेशियन निर्देश तंत्र में क्या होगा, है तो सारे निर्देश तंत्र बट इसमें जो कोऑर्डिनेट है वो सारे अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे, जैसे यदि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करता है। क्या करता है, एक्स वाई जेड, यानी इसके जो भी निर्देशांक होंगे वो किस पे होंगे, एक्स वाई और जेड की टर्म में होंगे। यदि मैं ध्रुवीय निर्देशांक की बात करता हूँ तो ये एक 2D के कंसेप्ट में बात होती है। ये होता है आर और थीटा की टर्म में। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, आर और थीटा की टर्म में होते हैं। ऐसे अपने पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, बेलनाकार निर्देश तंत्र की बात करते हैं तो वो आता है रो फाई और जेड। क्या आता है अपने पास, रो फाई जेड, या फिर आप इसको कई बार ये देखोगे तो रो फाई आर फाई जेड भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, ऐसे अपने पास यदि गोलाकार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो ये अपने पास आता है आर थीटा और फाई। तो ये इसके कोऑर्डिनेट है। देखो सारे कोऑर्डिनेट क्या एक दूसरे से अलग है। यदि मैं कार्टेशियन निर्देश तंत्र की बात करता हूँ तो वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड करेगा, यानी उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की टर्म में होंगे। यदि मैं ध्रुवीय की बात करता हूँ तो ये आर थीटा के बेस पे होंगे। और एक तरीके से गोलाकार और ध्रुवीय ये एक जैसे ही है, ये 2D की है, ये 3D की है। इसमें भी आर थीटा आ रहा है 2D के लिए, इसमें भी आर थीटा आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के परिवर्तित रूप है, यानी इसका ही रूप ध्रुवीय है। तो मैं लिख सकता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की टर्म पर डिपेंड करेगा, ध्रुवीय निर्देशांक होगा वो आर थीटा पर डिपेंड करेगा, बेलनाकार निर्देश तंत्र होगा वो रो फाई जेड पर डिपेंड करेगा, और गोलाकार निर्देश तंत्र होगा वो क्या करेगा, आर फाई जेड पर डिपेंड करेगा। गोलाकार निर्देश तंत्र वो आर थीटा फाई पर डिपेंड करेगा। ये दोनों एक ही टर्म के हैं, यानी कभी इसको रो भी लिखते हैं, कई बुक में इसको आर भी लिखते हैं। तो ये सारे निर्देश तंत्र के क्या थे अपने पास, टाइप्स थे। तो फर्स्ट तो अपन ने देखा कि जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय होता है, अजड़त्वीय होता है। जड़त्वीय किसे कहते हैं, अजड़त्वीय किसे कहते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय में क्या अंतर आता है, उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, किस पर बल अनुभव होता है, किस पर बल अनुभव नहीं होता। उसके बाद अपन ने देखा कि लेफ्ट हैंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, राइट हैंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, दाहिने हाथ का निर्देश तंत्र क्या होता है, बाएं हाथ का निर्देश तंत्र क्या होता है। उसके बाद अपन ने देखा कि कोऑर्डिनेट बेस पे ये और निर्देश तंत्र आते हैं जो अपन हायर क्लास में स्टडी करते हैं। तो अपन को केवल मैंने आपको यहाँ पे ये डिपेंडेंसी बताई है कि ये भी निर्देश तंत्र होते हैं, और मुझे पता है कि किसी भी कण की व्याख्या करने के लिए मुझे निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो निर्देश तंत्र को मैं अभी तक आपने जो पढ़ा है वहाँ पर क्या पढ़ा है, जो भी निर्देश तंत्र आप काम में लेते हो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यानी ये वाला जो निर्देश तंत्र है एक्स वाई
और जेड, ये यदि एक्स वाई जेड पर डिपेंडेबल है यानी ये क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो निर्देश तंत्र की प्रॉपर्टी तो वही रहती है, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। तो एक्स वाई जेड है, ये आर थीटा फाई है या रो फाई जेड है, वो सारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो निर्देश तंत्र है वो भी इसके टाइप्स हैं। अभी तक अपन जो भी स्टडी करते हैं वो कार्तीय निर्देश तंत्र की करते हैं और ये आपके हायर क्लास में पढ़ाए जाते हैं। आप जब फर्स्ट ईयर से आगे बढ़ोगे तो सेकेंड ईयर में आओगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा ध्रुवीय, बेलनाकार, गोलाकार निर्देश तंत्र क्या होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे आती है, वो सारी टर्म अपन डीपली स्टडी करेंगे। तो ये थी आज की क्लास अपनी, और इसमें अपन ने देखा कि लास्ट में निर्देश तंत्र क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे एक दूसरे पर वेरी करते हैं, किस पर फोर्स फील होता है, किस पर फोर्स फील नहीं होता। ठीक है, तो आज तो अपन ने निर्देश तंत्र के बारे में कंप्लीट स्टडी की है, उसके टाइप्स कौन कौन से थे उसके बारे में देखा है। तो अपनी 2 क्लास हो चुकी। फर्स्ट अपना था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिक कंसेप्ट, सेकंड था टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आगे जो अपन बात करेंगे वो आएंगे फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से रिलेटेड कुछ टर्म आएगी। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।